हेलो क्लास 12 कॉमर्स के बच्चों। तो आज मैं लेके आऊँ वन शॉट रिवीजन ऑफ द चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल एज द लास्ट चैप्टर। ठीक है, अभी तक हम लोग गवर्नमेंट बजट और फॉरेन एक्सचेंज रेट और आज हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंगे, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट लास्ट के इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स है वो हम लोगों ने कवर कर लिए। आज हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। समझते हैं जरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। आइए, सबसे पहले तो शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा दोस्त जो नहीं पढ़ रहा है वो आपके साथ साथ पढ़ भी लेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। देखिए, बैलेंस का मतलब जब भी मैं देखूँ तो इट रेफर्स टू डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस। अब इसको ज़रा दिमाग में रखते हुए हम लोग ज़रा एक चीज़ से रिलेट करते हैं इसको। देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि कंट्रीज जो है वो इंटरनेशनल बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। अभी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसमें पढ़ा था कि इंटरनेशनल बिजनेसेस की वजह से जब पेमेंट की बारी आती है तो पेमेंट को करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है और उसको हम लोग एक्सचेंज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट पर। बिल्कुल, इंटरनेशनल बिजनेस में 3 तरह की एक्टिविटीज मेनली इन्वॉल्व होती हैं: इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। ऐसा ही है, बिल्कुल। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आप जब बाय करते हैं बाहर की कंट्री से, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप सेल करते हैं, और एंटरपोर्ट इज फर्स्ट इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट, यानी कि जब आप बाय करके उसको सेल ऑफ करते हैं किसी थर्ड कंट्री को। ठीक है, अब जब ये तीनों चीजें या इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट होता है तो ऑब्वियस बात है इनकी पेमेंट्स भी होती हैं। बिल्कुल, जैसे कि अभी हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज वाले में चैप्टर में पढ़ा था पेमेंट्स। आई मीन सारी पेमेंट्स का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, रिकॉर्ड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसी को कहते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर मैं इसको एक डिफाइन करूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स which shows the payments of country with the rest of the world, with the rest of the world है नहीं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें अकाउंट्स को हम लोग लिखते हैं, जहां पर हम लोग एक कंट्री की पेमेंट जो है वो और कंट्रीज के साथ या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या है उसको यहां पर समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली तीन तरह के अकाउंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा करंट अकाउंट, सेकंड आएगा कैपिटल अकाउंट, और तीसरा आएगा हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, उससे भी पहले हम लोग जरा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं कि ट्रांजैक्शंस का नेचर कितने तरीके का है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर देखा जाए तो बेसिकली आप ट्रांजैक्शंस को 4 कैटेगरीज में देख सकते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहीं दूसरा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक इंपोर्ट हो गया, एक एक्सपोर्ट हो गया, वो सब रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स, यानी कि सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स। वहीं सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, आप रियल एसेट्स को सेल परचेज करें, आप फाइनेंशियल एसेट्स को सेल परचेज करें, आप गुड्स को इंपोर्ट करें, सर्विसेज को इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी जाती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। देखिए, हम लोग ना जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब भी हम लोग करते हैं तो इकोनॉमिस्ट ने इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने वाली चीज़ों को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक विजिबल आइटम्स और एक इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स को एक और नाम से भी कहा जाता है मर्चेंडाइज ट्रेड, और इसको हम लोग नॉन मर्चेंडाइज ट्रेड भी कहते हैं। ये क्या है इनको समझते हैं। भाई देखिए, जब भी हम लोग गुड्स की बात करते हैं, गुड्स यानी कि जो एक ऐसी चीज़ जो टेंजिबल इन नेचर है, जब भी उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि जब वो बॉर्डर क्रॉस करता है तो वो नज़र आता है ना, इसलिए उसको किस में डाला जाता है, विजिबल आइटम्स में या विजिबल ट्रेड में, मर्चेंडाइज ट्रेड में। और जब बात करी जाती है सारी सर्विसेज की तो उन्हें इनविजिबल कहा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल इन नेचर होती हैं, इसलिए इनको इनविजिबल आइटम में डाला जाता है या फिर नॉन मर्चेंडाइज ट्रेड में डाला जाता है। हालांकि ये सब समझने वाली बात है कि विजिबल आइटम्स क्या होते हैं और इनविजिबल आइटम्स क्या होते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम लोग जरा इनके कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी को पढ़ते हैं। जरा कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी हमें क्या समझाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी जब मैंने आप लोगों को बताया ही था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिकली कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3। सबसे पहला वाला कौन सा है, करंट अकाउंट, ठीक है। दूसरे वाला कौन सा आता है अपने पास, कैपिटल अकाउंट, और तीसरा वाला आता है इसमें ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। आइए समझते हैं इन्हें एक एक करके। करंट अकाउंट बेसिकली क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट बेसिकली, करंट अकाउंट में हम वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस विच शो नो इम्पैक्ट, यानी कि जिनका कोई इम्पैक्ट, विच शो नो इम्पैक्ट ऑन द असेट्स एंड लायबिलिटीज, इम्पैक्ट ऑन द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंट्री। यानी कि यहाँ पर हम लोग उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनका असेट्स एंड लायबिलिटीज पर कोई इंपैक्ट नहीं है। आइदर दे डू नॉट इंक्रीज असेट्स, आइदर दे डू नॉट इंक्रीज लायबिलिटीज, यानी कि इनका असेट एंड लायबिलिटीज से कोई लेना देना नहीं है। वहीं कैपिटल अकाउंट बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। इसमें वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं जिनका कंट्री के असेट्स एंड लायबिलिटीज पर इम्पैक्ट होता है। यानी कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट दे सकते हैं लायबिलिटी, आइदर दे इंक्रीज असेट्स, दे इंक्रीज लायबिलिटीज, दोनों में से कुछ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमें हमेशा याद रखेंगे, करंट अकाउंट, कैपिटल, क्योंकि हम लोग ज़रा कुछ अकाउंटेंसी की टर्म्स पर भी बात कर लेंगे। आपको एक चीज़ याद रखनी है, इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स, ठीक है। इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स यानी कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इट विल लीड टू दी क्रेडिट साइड, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्रेडिट साइड जो है वो शो हो, मतलब सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट कह रहा हूँ मैं, क्रेडिट साइड पर हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये एक इनफ्लो है। वहीं आउटफ्लो जितने भी होंगे उन सबको हम लोग किस पे शो करेंगे, उनको हम लोग शो करेंगे डेबिट साइड पे, ठीक है। क्रेडिट साइड पे आएगा सारा फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो, और डेबिट साइड पे आएगा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जरा समझते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अलग अलग इनको क्या क्या। करंट अकाउंट में मैंने आपको बताया ये सारे, इसमें वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं जिनका असेट एंड लायबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो इसमें बेसिकली कितनी तरह की ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसमें आती हैं बेसिकली 2। सबसे पहले आता है इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। जितने भी गुड्स हैं उनका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं दूसरा आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये 2 चीज़ें। अच्छा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो सर्विसेज की 2 तरीके की रिकॉर्डिंग हो सकती है। एक होती है फैक्टर सर्विसेज और एक होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आ गई हमारे पास सारी क्या, फैक्टर सर्विसेज। और इनके अलावा जो भी रह जाती हैं वो नॉन फैक्टर सर्विसेज में काउंट करी जाती है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में भी 2, फैक्टर और नॉन फैक्टर। वहीं इसी का एक पार्ट ए, बी और सी, वो आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स या फिर करंट ट्रांसफर्स आप इनको कह सकते हैं। ये बेसिकली यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है, ऐसी ट्रांजैक्शंस या ऐसे ट्रांजैक्शन जो वन साइडेड, ठीक है, वन साइडेड, जो क्या है वन साइडेड है, या फिर जिनका कोई डुअल इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है, उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन आप कहेंगे सर हम लोग इसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का तो नेशनल इनकम में भी कहीं जिक्र नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसको रिकॉर्ड कर रहे हो। बेटा इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और वो क्यों किया जाएगा मैं बताता हूँ। पहली बात, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। दूसरा, यहां पर वैल्यू का एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अ सेकेंड कंट्री, यानी कि एक कंट्री से वैल्यू चेंज हुई या शिफ्ट हुई दूसरी कंट्री में, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसलिए इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे ग्रांट्स एंड डोनेशंस हैं, रेमिटेंसेस हैं, ये सब रिकॉर्ड करी जाएंगी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, ठीक है। तो करंट अकाउंट में बेसिकली रिकॉर्ड होने वाली हमने 2 चीजें पढ़ी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसमें सर्विसेज में 3 चीजें आती हैं। एक तो फैक्टर सर्विसेज होती हैं, एक होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज, और एक होते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब जरा मैं बैलेंस की बात कर लेता हूं, ठीक है, बैलेंसेस की बात करता हूं। करंट अकाउंट में बेसिकली हम लोग 4 तरीके के बैलेंसेस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 4 तरह के बैलेंस में सबसे पहला आता है आपके पास ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस कहते हैं, या फिर इसको एक और नाम से भी जाना जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड,
बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे कैलकुलेट है? बीओटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूँ, एक्सपोर्ट ऑफ जी माइनस इंपोर्ट ऑफ जी, इससे आपका आ जाता है बीओटी। ठीक है, पहला। सेकंड आता है आपके पास गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। गुड्स एंड सर्विस बैलेंस, अभी आपको समझ में आ जाएगा गुड्स एंड सर्विस बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिएगा जरा। गुड्स एंड सर्विस बैलेंस इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर प्लस एक्सपोर्ट ऑफ करंट ट्रांसफर्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर प्लस इंपोर्ट ऑफ करंट ट्रांसफर्स। आप कहेंगे सर इसमें आप उसको नहीं काउंट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सॉरी एक मिनट, मैंने कहीं गड़बड़ कर दी, सॉरी मैंने गुड्स एंड सर्विसेज ये मुझे बाद में लिखना है, ये मैं यहां पर अभी लिख रहा हूं इनविजिबल बैलेंस, सॉरी इनविजिबल बैलेंस लिखूंगा मैं यहाँ पर, सॉरी इनविजिबल बैलेंस मैं यहाँ पर लिखूंगा, और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज में लिखूंगा, सॉरी और इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, सॉरी। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस, तो एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर, एक्सपोर्ट ऑफ करंट ट्रांसफर माइनस इंपोर्ट ऑफ फैक्टर, इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर, इंपोर्ट ऑफ करंट ट्रांसफर, ये आ जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज में इनविजिबल बैलेंस। ठीक है, तीसरा आता है गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। ठीक है, अब गुड्स एंड सर्विस बैलेंस बेसिकली क्या होता है भैया? गुड्स एंड सर्विस बैलेंस का बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है कि भैया गुड्स एंड सर्विस बैलेंस इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर प्लस एक्सपोर्ट ऑफ करंट ट्रांसफर माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर प्लस इंपोर्ट ऑफ करंट ट्रांसफर्स। ये आ गया आपके पास क्या? गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। और वहीं चौथा जिसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस जो कि आपको फाइनली शो करना है। करंट अकाउंट बैलेंस को आप लोग कैसे शो करेंगे देखिएगा, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। ठीक है, अब ट्रेड बैलेंस आपने अभी ऊपर पढ़ा था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर, हाँ जी सॉरी, प्लस एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर, एक्सपोर्ट ऑफ करंट ट्रांसफर माइनस इंपोर्ट ऑफ फैक्टर, इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर, इंपोर्ट ऑफ करंट ट्रांसफर। कुल मिला के ट्रेड और इनविजिबल बैलेंस यानी ट्रेड और सर्विस बैलेंस को मिला के आप लोगों का करंट बैलेंस अकाउंट जो है वो आता है। ठीक है, अब ये सारे बैलेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। बढ़ते हुए आगे अब हमारा आता है कौन सा बैलेंस, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस या कैपिटल अकाउंट, पहले तो कैपिटल अकाउंट को ही पढ़ लेंगे भाई। कैपिटल अकाउंट बैलेंस बेसिक या कैपिटल अकाउंट वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जिनका असेट्स एंड लायबिलिटीज पर इंपैक्ट पड़ता है। ट्रांजैक्शंस विच अफेक्ट द असेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ नेशन। ठीक है, जिनसे कंट्रीज की असेट एंड लायबिलिटी पर फर्क पड़ता है वो सारे ट्रांजैक्शन जो है वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाती हैं। अब इसको रिकॉर्ड करने वाले जो आइटम्स हैं मैं उनको ना ज़रा कैटेगराइज करूंगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ध्यान से समझेंगे ज़रा प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है देखिएगा। प्राइमरी में आप सबसे पहले जो लेंगे वो है आपके इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरा आता है आपके पास क्या, बोरोइंग्स। एक आ गया आपके पास इन्वेस्टमेंट और एक आ गया आपके पास बोरोइंग। समझिए ज़रा क्या है इन्वेस्टमेंट्स आपके पास दो तरह की होती हैं, एफडीआई और एफआईआई। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। जितना ज़्यादा एफडीआई, जितना ज़्यादा एफआईआई आपकी कंट्री में आएगा, इन शॉर्ट इट विल लीड टू द इंक्रीज इन दी असेट्स।
ठीक है, असेट्स इंक्रीज होंगे, बोरोइंग्स दोनों ही, अच्छा एक चीज़ देखिएगा, दोनों ही क्या क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों ही इनफ्लो हैं। क्या है? दोनों ही इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बोरिंग्स दो तरीके की होती हैं, आपने बाहर की कंट्री से बोरिंग लिए, एक होता है मार्केट बोरिंग, ठीक है, एक होती है मार्केट बोरिंग और दूसरी होती है एक्सटर्नल असिस्टेंस, ठीक है, एक होती है मार्केट बोरिंग और एक होती है एक्सटर्नल असिस्टेंस। मार्केट बोरिंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस का नेचर तो बिल्कुल सेम है, लेकिन मार्केट बोरिंग जो होती है ना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल होता है, जैसा मार्केट में चल रहा है, प्रिवेल हो रहा है। एक्सटर्नल असिस्टेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मदद की तरह दी जाती है, लेकिन बोरिंग्स हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं। वहीं सेकेंडरी आइटम्स में आपके पास जो सबसे पहला आता है दैट इज एनआरआई डिपॉजिट्स, ठीक है, एनआरआई डिपॉजिट। दूसरा आता है आपके पास बैंकिंग कैपिटल, और तीसरा आता है आपके पास शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। एनआरआई डिपॉजिट्स बेसिकली क्या होते हैं? एनआरआई नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर से, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मिस्टर गुरप्रीत कनाडा में शिफ्ट हो गए, ठीक है, इज लिविंग इन कनाडा, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो आज भी इंडिया के अमृतसर में रहते हैं। वो अपने पेरेंट्स को जो महीने का पैसा भेजते हैं वो तो करंट ट्रांसफर्स में आएगा, वो करंट अकाउंट में जमा हो जाएगा, ठीक है, करंट अकाउंट पे। लेकिन मिस्टर गुरप्रीत ने क्या करा, एक रोज उन्होंने अपने घर वालों को 20 लाख रुपए भेजे और उनको बोला कि भाई आप इस 20 लाख रुपए की एफडी करा दो मेरे नाम से। अब ये क्या हो जाएंगी? एनआरआई डिपॉजिट्स हो जाएंगे, अदर देन, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं अदर देन करंट ट्रांसफर्स के अलावा जितना भी पैसा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के लिए डाला गया है वो सब कैपिटल अकाउंट में ट्रीट किया जाएगा। बैंकिंग कैपिटल, असल में बैंक्स की जितनी भी कैपिटल या जितने भी एसेट्स उनके पास फॉरेन कंट्रीज में मौजूद हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में मौजूद हैं, अगर वो इनको सेल करते हैं, अगर वो इनको सेल करेंगे तो कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे, है ना। खुद सोचिए ज़रा, मान लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक है, वो अमेरिका में कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करती है, प्रॉपर्टी होल्ड करने के बाद उसने उसको सेल ऑफ कर दिया, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आया, ठीक है, क्योंकि इससे दोनों साइड पर इम्पैक्ट पड़ना है, इसलिए उसको मतलब असेट एंड लायबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट या कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, आप लोग जानते ही हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर जब ट्रेड किया जाता है, जैसे आप लोग हर बिजनेस में क्रेडिट उधार को कॉन्सेप्ट समझते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड में भी किया जाता है। अगर आप उधार देते हैं तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? वो एक एसेट आपके लिए बन जाता है। अगर आप उधार ले रहे हैं तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि ये दोनों लायबिलिटी और एसेट पर इंपैक्ट करते हैं, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ रुपीज जिसकी कीमत है 1000 करोड़, सरकार ने 1000 करोड़ की मशीनरी खरीदी। अब ये बताइए करंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल अकाउंट में आएगा? कई सारे बच्चे बोलेंगे ये आएगा करंट अकाउंट में, या ये कई सारे बच्चे बोलेंगे कैपिटल अकाउंट में। मैं बता दूं, जिन जिन बच्चों ने कैपिटल अकाउंट बोला वो बिल्कुल गलत है। ये सोच रहे होंगे कि एसेट्स बढ़ते होंगे इसमें, सॉरी सर, ऐसा नहीं होता। मशीनरी एक विजिबल आइटम है, ध्यान रखिएगा, मशीनरी एक विजिबल आइटम है, और क्योंकि ये गुड्स की तरह डील किया जाएगा तो ये करंट अकाउंट में ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मशीनरी करंट अकाउंट का पार्ट बनेगा क्योंकि विजिबल आइटम है, ठीक है जी। अब जरा हम लोग ओवरऑल बैलेंस की बात करते हैं। जब करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हम लोग आते हैं एक ओवरऑल बैलेंस पे, जो कि कैलकुलेट किया जाता है करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज और जोड़ी जाती है जिसको कहा जाता है एरर्स एंड ओमिशन। यानी कि अगर कोई चीज छूट गई है तो उसको ऐड कर दिया जाए, जो चीज हमने एरर है, हमसे त्रुटि हो गई, हमसे गलती होगी तो उसको माइनस कर दिया जाए, ये ओवरऑल बैलेंस है, ठीक है। तो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशन मिला के क्या बनता है? ये बनता है ओवरऑल बैलेंस। अब आप पूछेंगे कि सर आपने वो जो ऑफिशियल रिजर्व के बारे में बताया था उसका क्या हुआ, वो अभी तक क्यों नहीं आ रहा? देखिए, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट असल में क्या है? ऑफिशियल रिजर्व नाम से समझ में आ रहा होगा, कंट्री का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है उसको कहाँ शोकेस किया जाता है? उसको ऑफिशियल रिजर्व में शोकेस किया जाता है। कंट्री के पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होगा, उसका जो भी सरप्लस में है, डेफिसिट में है, वो सब ऑफिशियल रिजर्व में किया जाता है। अब समझिएगा जरा एक चीज, बीओपी की दो कंडीशन होती हैं, एक होता है बीओपी इन द बैलेंस सिचुएशन और एक होता है बीओपी इन द अनबैलेंस सिचुएशन, ठीक है। अब बैलेंस सिचुएशन कौन सी होती है? बैलेंस सिचुएशन ये होती है कि जब बीओपी का जो बैलेंस होता है, यानी कि ये जो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट
प्लस एरर्स एंड ओमिशन, इन सबको मिलाकर पता कितना है, 0। ये तो कहलाता है बैलेंस सिचुएशन। और अनबैलेंस सिचुएशन दो तरीके की होती हैं, एक होती है सरप्लस, जब आपका बीओपी सरप्लस में, और एक होता है जब आप किस में होते हैं, डेफिसिट में होते हैं। देखिए मैं बच्चों को बहुत लॉजिकली एक चीज समझाता हूं। अनबैलेंस सरप्लस बजट रिजर्व में तब आता है जब आपका ये जो 0 की जगह एक पॉजिटिव नंबर हो, यानी कि आपने एक्सपोर्ट्स कंट्री में ज्यादा करे और इंपोर्ट्स कम करे, तब आपका क्या आएगा, एक पॉजिटिव बैलेंस आएगा, जिसको हम लोग सरप्लस बजट कहते हैं। वहीं एक डेफिसिट बजट का बैलेंस नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब ये है कि आपके इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है। तो ये होता है एक डेफिसिट बजट या फिर अनबैलेंस बजट का एक हिस्सा। बैलेंस बजट क्या कह रहा है कि भाई 0, क्या पॉसिबल है, कोइंसिडेंस की बात है कि भाई करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिलकर 0 आ जाए, लेकिन ये 0 किया जाता है क्यों, क्या करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन बैलेंस कैसे हो रहा है, ये इसी का ही यहां पर इसको बैलेंस करने में क्या काम आता है, वो काम आता है ऑफिशियल रिजर्व। मान लेते हैं कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मिलाकर, ठीक है, ध्यान, करंट अकाउंट और कैपिटल मिलाकर जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 750 करोड़, 750 करोड़ का क्या आ रहा है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सरप्लस हो गया। लेकिन मेरा बैलेंस तो अभी 0 आ ही नहीं रहा ना, मेरा बैलेंस तो कितना आ रहा है, 750 है। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 0 लाना पड़ेगा। अब बच्चों एक बहुत मैं आपसे बेसिक सी बात पूछता हूं, मुझे अगर 750 को 0 में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या प्लस करूं क्या माइनस करूं। ऑब्वियस बात है सर, आप कहेंगे सर आप एक काम कर दीजिए, इसमें माइनस 750 कर दीजिए। बस हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में एक कॉलम शो करेंगे ऑफिशियल रिजर्व को, और उसको कितने से शो कर देंगे, -750 से, जिससे कि इसका ओवरऑल बैलेंस कितना निकल के आ जाए, 0। कुल मिला के आप इतनी सी बात समझिए कि भाई जो भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकल कर आएगा, हम लोग ऑफिशियल रिजर्व को उतने ही अमाउंट से कैपिटल अकाउंट में शो कर देंगे विद एन ऑपोजिट साइन। अब यहां पर 750 आ रहा था तो मैंने -750 करा। मान लेते हैं कि इसका ओवरऑल बैलेंस निकल के 880 -880 आता तो मैं क्या करता, ऑफिशियल रिजर्व को +880 से शो करता और मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाता, वो बैलेंस हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। तो बीओपी दो तरीके से आता है, एक आता है या तो वो बैलेंस होगा या फिर वो अनबैलेंस्ड होगी। अनबैलेंस्ड है तो या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई इसको बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस करने के लिए हम लोग के हमारे पास एक हुकुम का इक्का है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको कहा जाता है ऑफिशियल रिजर्व, और उसको कैपिटल अकाउंट में हम लोग शो करते हैं विद द ऑपोजिट साइन विद द सेम फिगर। ठीक है, अब जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं इनके दो नेचर होते हैं। ट्रांजैक्शंस को आप दो तरीके से समझ सकते हो। ट्रांजैक्शंस दो तरीके की होती हैं, एक होती है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, और एक होती है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। भाई ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और अकोमोडेटिंग क्या होती हैं? एक मिनट, अकोमोडेटिंग, बिल्कुल। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस इनका मतलब है ये इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस असल में की जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसको करने वाले असल में कौन होते हैं? इसको करने वाले ट्रेडर्स होते हैं, बेसिकली वो लोग जो बिजनेस करते हैं। इन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की वजह से मूवमेंट अक्रॉस दी बॉर्डर्स होती है। मूवमेंट अक्रॉस दी बॉर्डर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होता है, ठीक है, और इन्हीं की वजह से या तो बजट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो सरप्लस में होती है या फिर डेफिसिट में होती है, ठीक है। ये होती है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। और वहीं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ये डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, ये डिपेंडेंट होती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए की जाती हैं? बैलेंस करने के लिए। बैलेंस का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, जीरो करने के लिए, ठीक है। इसको करने वाली असल में कौन होती है? इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। और इन ट्रांजैक्शन से कोई मूवमेंट जो है वो नहीं होती, क्योंकि भैया ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने के लिए। इसीलिए ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को अबव द लाइन कहा जाता है, अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस कहा जाता है, और वहीं इनको कहा जाता है बिलो दी लाइन। क्यों, वो भी मैं समझाता हूं। इसका क्यों, क्या पर्पस समझिएगा। ये है अबव द लाइन, ठीक है। इस अबव द लाइन की वजह से क्या हो रहा है? पॉजिटिव। अब मुझे अगर इसको नलिफाई करना है तो मैं क्या करूंगा? बिल्कुल ऐसी ही एक फिगर डाउनवर्ड शो करूंगा। तो ये अबव द लाइन और ये बिलो द लाइन, इनको कहा जाएगा ऑटोनॉमस और इनको कहा जाएगा अकोमोडेटिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंट होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए की जाती है। इनकी वजह से मूवमेंट अक्रॉस दी बॉर्डर्स होती है, ठीक है, मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है। और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है, और उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इसको बैलेंस करने का होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा चैप्टर है।
सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे कि आपको ऐसे और कई सारी वीडियोस जो है वो मिलती रहे। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक है, मैं जानता हूँ। मेहनत करते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए, आपका काम हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर करना चाहता हूँ, पेपर लीक हो गया, इतना कर लो, 100% कर लो, या पेपर यहीं से ही आएगा। प्लीज़ ऐसे झूठे फरेबी लोगों के जालों में मत फंसिएगा। इससे दोनों का नुकसान है, एक वो बच्चा जो अच्छा पढ़ने में है और एक वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पढ़ने में, उन दोनों का नुकसान। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ऐसे लॉलीपॉप में फंस जाएंगे जहाँ पर जो अच्छा बच्चा है वो अपना जो स्टडी का जो मटेरियल है वो लिमिटेड कर लेगा, और क्योंकि जो पूरे साल नहीं पढ़ा और वो इन 100% या पेपर लीक को भी नहीं कर पाएगा, तो वो और डिमोरलाइज हो जाएगा कि यार मुझ पे तो इतना भी नहीं हुआ। तो प्लीज़ ऐसे झूठे फरेबियों के जालों में मत फंसिए, आप अपनी मेहनत से स्टडी करिए, ठीक है, और मेहनत करते रहिए सिर्फ और सिर्फ। थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से एक अगली वीडियो में।